हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट की क्लास। तो कॉन्ट्रैक्ट की क्लास समझने से पहले या फिर आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है एसेंशियल्स एलिमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। आज हम पढ़ेंगे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट क्या होते हैं, पर उसको पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। उससे पहले भी हम एक बार देखते हैं कि हमारे सिलेबस में आखिर है क्या। तो अगर आप अपना सिलेबस देखोगे तो उसकी फर्स्ट यूनिट जो है वो इसमें आपके सिलेबस में 4 यूनिट्स दी हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4। तो अभी जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो यूनिट 1 में रहेगा। इसमें भी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मीनिंग एंड नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो आज जो हम ध्यान देंगे वो हम ध्यान देंगे मीनिंग क्या है कॉन्ट्रैक्ट की, उसका नेचर क्या होता है और एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। इस वाले सवाल को जो मैं बता रही हूँ इसमें आपको 3 इंपॉर्टेंट सवाल आएंगे, आपको यही चीज़ लिखनी है। कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट के सवाल में आपको सेम ही चीज़ें लिखनी। दोनों के एसेंशियल्स जो है ना, दोनों के एसेंशियल्स जो है वो सेम ही है। अगर क्वेश्चन आएगा डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट, स्टेट द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तब भी आप यही लिखेंगे जो मैं लिखा रही हूँ, जो मैं अभी आपको बताऊंगी। अगर आएगा एन एग्रीमेंट एनफोर्स बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे हमें एग्रीमेंट की इंपॉर्टेंस बतानी है। इसमें भी आपको जो मैं आगे पढ़ाऊंगी वही लिखना है। ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। इन तीनों केसेस में आपको जो नीचे पढ़ाया जाएगा यही लिखना है। तो एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट इसके एसेंशियल सेम ही है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट को समझने से पहले आप ये समझिए कि कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो हमारे डे टू डे जो एक्टिविटीज़ है, जो हमारा डे टू डे काम होता है उसका पार्ट को ही हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट आखिर है क्या? कॉन्ट्रैक्ट हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ जो होती है उसमें कॉन्ट्रैक्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि हम एक यूनिवर्सल एग्जांपल लेंगे। हम यही एग्जांपल को पूरे कॉन्ट्रैक्ट में देखेंगे। पहली चीज़ हम ये कह रहे हैं कि कंडीशन 1 दी है यहाँ पे, यह है कि ए ऑफ़र कर रहा है अपनी बाइक उसको बेचनी है बी को। तो ए ने क्या किया है, ऑफ़र किया है कि बी तुम मेरी बाइक ले लो। देखो अब 2 चीज़ें होती हैं। एक में ए बोल रहा है कि आई वॉन्ट टू सेल बाइक, ये है, ठीक है। एक में ए बोल रहा है कि आई वॉन्ट टू सेल बाइक, डू यू वॉन्ट टू बाय इट बी। देखो अब ए पहले केस में सिर्फ बोल रहा है मुझे अपनी बाइक बेचनी है, बस उसने सिर्फ एक वाक्य बोला है। दूसरे केस में ए बोल रहा है कि मुझे अपनी बाइक बेचनी है, क्या तुम मेरी बाइक लोगे, बी से बोल रहा है। वो बी को एक प्रस्ताव दे रहा है, कह रहा है क्या तुम मेरी बाइक लोगे। तो ए यहाँ पे क्या कर रहा है, ये यहाँ पे सिर्फ एक सेंटेंस बोल रहा है, ठीक है। लेकिन ए जो सेकंड केस है यहाँ पे एक ऑफर दे रहा है। किसको दे रहा है? ये ऑफर बी को दे रहा है। तो आपको समझना पड़ेगा कि ऑफर आखिर में होता क्या। ऑफर वो होता है जहाँ पे कोई इंसान अपनी इच्छा बताता है, अपनी विलिंगनेस बताता है कि मुझे ये चीज़ बेचनी है। क्या वो दूसरे इंसान से पूछता है कि क्या तुम मेरी बाइक लोगे, मुझे बाइक बेचनी है, क्या तुम लोगे। और वो सेंटेंस सिर्फ खाली बोल रहा होगा कि मुझे अपनी बाइक बेचनी है। तो जहाँ पे वो सिर्फ बोल रहा है कि मुझे अपनी बाइक बेचनी है, तो वो जो है वो प्रपोजल में नहीं आएगा। ये सिर्फ उसने एक सेंटेंस बोला है। लेकिन जहाँ पे वो बोल रहा है कि मुझे अपनी बाइक बेचनी है, क्या तुम बी, वो बी से बोला है क्या तुम, डू यू वांट टू बाय इट, वो कह रहा है, वो बी से कह रहा है कि मैं अपनी बाइक बेचूंगा, क्या तुम खरीदोगे। तो जहाँ पे भी आ जाएगा क्या तुम, जहाँ पे लिखा जाएगा क्या तुम उसे खरीदोगे, तो वो हो जाएगा ऑफर। तो अब आपने समझा कि एक ऑफर आखिर में होता क्या, जहाँ पे कोई इंसान अपनी विलिंगनेस दिखाता है कि मुझे ये चीज़ बेचनी है और दूसरे वाले से बोलता है कि क्या तुम उसे लोगे। तो ये होता है हमारा ऑफर। अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट की। देखो कॉन्ट्रैक्ट का फर्स्ट केस, ए ने यहाँ पे क्या किया है, ए जो है उसने बी को प्रपोजल दिया, मतलब ऑफर दिया है। ए ने बी से बोला मेरे पास एक बाइक है, क्या तुम वो बाइक को लेना चाहोगे। बी ने यहाँ पे साफ साफ मना कर दिया, बी ने कहा नहीं। तो यहाँ पे ये इसके आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो ये है फर्स्ट कंडीशन जहाँ पे वो आगे बढ़ा ही नहीं, बात खत्म हो गई। इसने यहाँ पे सीधा क्या बोल दिया, ना मुझे नहीं लेना है। अब आप सेकेंड केस देखो। अब सेकेंड केस मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। सेकेंड केस में क्या होगा, सेकेंड केस में ये होगा कि देखो सेकेंड केस में क्या होगा कि ए जो है उसने बी को क्या दिया, ऑफर दिया। सबसे पहले ए को ऑफर देना पड़ेगा। ऑफर दिया उसने कि मेरे पास एक बाइक है, क्या तुम उसको लेना चाहते हो और मैं उसे बेचना चाहता हूँ। तो बी ने यहाँ पे कह दिया येस। तो बी ने यहाँ पे, हम येस की जगह लेंगे, थोड़ा सा लीगल टर्म लिखते हैं, यहाँ हम लिखेंगे बी ने उसे एक्सेप्ट कर दिया। जब बी उसे एक्सेप्ट कर देगा तो वो क्या बन जाएगा, वो एक प्रॉमिस बन जाएगा। अब आपने कोई बात बोली है, आपने उसमें हाँ बोल दिया है, तो वो एक प्रॉमिस बन जाएगा। देखो अभी तक तो ये ए और बी थे, अभी तक इसको हम मान लेते हैं ये राम था और ये श्याम था। अभी तक इन पे कोई लीगल बाउंडेशन नहीं थी। जैसे ही पर बी ने एक्सेप्ट कर दिया, बी ने क्या कर दिया, बी ने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी, बी ने एक्सेप्ट कर दिया, वैसे ही अब ये राम और श्याम नहीं बने हैं। अब ये जो लीगल टर्म है उसमें ये ए जो बन जाएगा वो बन जाएगा प्रॉमिसर और जो बी बन जाएगा वो बन जाएगा प्रॉमिसी, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी प्रॉमिस बन गया। देखो जब ए बी को ऑफर देगा और बी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेगा, बी उसको हाँ बोल देगा, उसके बाद बी जो है
वो एक तरह से उसने प्रॉमिस कर दिया है ए को कि मैं अब तुमसे तुम्हारी बाइक खरीदूंगा। जब ये प्रॉमिस बन जाएगा तो ए अब सिर्फ एक लोकल इंसान ही नहीं बनेगा, अब वो एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ रहा है धीरे धीरे। तो अब हम यहाँ कहेंगे कि ए प्रॉमिसर बन गया और जो बी है वो प्रॉमिसी बन गया है, ठीक है। अब जब आपने हाँ बोल दिया, देखो आपसे किसी ने पूछा कि यार मेरे पास एक बाइक है, तुम लेना चाहोगे? आपने कहा हाँ बिल्कुल। अब आप सिर्फ हाँ बोल के आपके सिर्फ हाँ बोलने से वो आपको बाइक नहीं देगा, आपको उसे कुछ देना पड़ेगा। उसे हम कहते हैं कंसिडरेशन। अब देखो जो कॉमन चीज़ जो हम कंसिडरेशन में देते हैं वो हम देते हैं मनी। हम सबसे पहले इंसान को पैसा देते हैं कि पैसा देंगे, या फिर कभी कभी हम उसे पैसे की जगह कोई और ऑब्जेक्ट भी दे देते हैं। मैंने कहा भाई, उसने कहा मेरे पास स्कूटी है, तू मेरी स्कूटी ले ले और अपनी बाइक दे दे, ऐसा भी होता है। या कभी कभी हम उन्हें प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन देते। प्रॉमिस, देखो प्रॉमिस हम कहते हैं कि हाँ मैं तुझे 2 महीने के बाद पैसे दूंगा, मैं तुझे आधे पैसे 2 महीने के बाद दूंगा, ये आएगा प्रॉमिस में, और आधे पैसे मैं तुझे अभी दे रहा हूँ। तो अब यहाँ पे प्रॉमिस और कंसिडरेशन दोनों मिला के दे रहे हैं। ये टॉपिक हम कंसिडरेशन में देखेंगे। अभी मैंने आपको एक मोटा मोटा एग्जाम्पल दे दिया है कि कंसिडरेशन आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि उसी के बाद ही आप एक तरह से एग्रीमेंट में आएंगे। जब आप देखो, जब आप यहाँ पे इस ए को कंसिडरेशन दोगे तब जाके ये आगे बढ़ के एग्रीमेंट बनेगा, ठीक है। अब देखो मैंने नीचे पूरा ये डायग्राम बना रखा है, ऊपर तो मैंने आपको समझा भी दिया बहुत अच्छे से कि क्या होगा। अब एक बार आप इसको नीचे देखो, मैं एक बार नीचे भी आपको समझा देती हूँ। देखो ए और बी थे, ए ने ऑफर किया, ए ने क्या किया, प्रपोजल किया, बी ने उसे एक्सेप्ट किया। तो यहाँ पे अब बी ने उसको प्रॉमिस दे दिया है। प्रॉमिस कब देगा? जब अपनी एक्सेप्टेंस देगा। जैसे ही यहाँ पे एक्सेप्टेंस आ गई, अब ये ए और बी नहीं रहे, अब ये क्या बन गया, अब ये एक लीगल टर्म में आ गए, जो है कि ए बन चुका है प्रॉमिसर और बी बन चुका है प्रॉमिसी। उसके बाद जब इसने ए ने बोला कि यार मुझे अपनी बाइक बेचनी, बी ने कहा हाँ मैं तुम्हारी बाइक लूंगा। अब बी को कुछ तो देना पड़ेगा, जैसे कि या तो वो पैसा देगा या फिर वो उसको वचन देगा कि मैं तुझे 2 महीने के बाद सारे पैसे दूंगा, या फिर वो कुछ और ऑब्जेक्ट दे सकता है, या फिर वो प्रॉमिस और कंसिडरेशन को मिला सकता है। वो कहेगा कि आधे पैसे मैं अभी दूंगा और आधे पैसे बाद में दूंगा। तो ये किसके अंदर आएगा? ये आएगा कंसिडरेशन के अंदर, ठीक है। जब कंसिडरेशन दे देगा, मान लिया जाए उसने बी ने कहा ठीक है मैं तुझे अभी 80,000 रुपये दे रहा हूँ और 80,000 की मैं तेरे से बाइक ले रहा हूँ। जैसे ही उसने कंसिडरेशन दे दी, वैसे ही वो एक एग्रीमेंट बन गया। क्या बन गया है? एग्रीमेंट बन गया है। तो एग्रीमेंट बनने के लिए इतनी चीज़ें होनी चाहिए। अब ये एग्रीमेंट वैलिड एग्रीमेंट है? अब एग्रीमेंट भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है वैलिड एग्रीमेंट, एक होता है वॉइड एग्रीमेंट। देखो अगर ये वैलिड मतलब कि ये बिल्कुल ही सही एग्रीमेंट है तो वो डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। एग्रीमेंट अगर वैलिड होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अब आप वैलिड कैसे बोलेंगे? वैलिड मतलब कि वो लॉ की नज़रों में सही है, एनफोर्स्ड बाय लॉ है, तो वो हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट बन गया। लेकिन अगर वो लॉ की नज़रों में ही गलत है, लॉ उसको जो हमारी कोर्ट है वो कहती नहीं, तो ये एग्रीमेंट तो नहीं है, तो वो वॉइड एग्रीमेंट बन जाएगा। अब किस एग्रीमेंट को हम कहेंगे कि वो वॉइड है, किस एग्रीमेंट को हम कहेंगे कि वो गलत एग्रीमेंट है, मतलब लॉ उसको एग्रीमेंट नहीं मानती है। तो उसकी कुछ चीज़ें हैं। देखो अगर आपने अब देखो ए ने, अब मैं यही एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी। ए ने बी को बाइक बेची है, अगर और इस ए ने उससे पैसे भी ले लिए, कंसिडरेशन यहाँ पे इसने ऑफर किया, सब कुछ हो चुका है, कंसिडरेशन। अब हमें इसको वॉइड एग्रीमेंट बनाना है। अब कैसे आप कहोगे वॉइड एग्रीमेंट है? अगर ए जो है उसने किसी माइनर को बाइक बेची है, मतलब कि जो बी की उम्र है वो 18 साल से कम है, जो एज है वो 18 साल से कम है, तो हम कहेंगे कि माइनर के साथ एग्रीमेंट हुआ तो वो वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा। या फिर दूसरी चीज़ जो हम कहेंगे वो ये होगा इसमें कि देखो मैंने पूरा नीचे लिखा भी है, साउंड माइंड। जो बी था वो साउंड माइंड का नहीं है, मतलब कि वो एक पागल है, अनसाउंड माइंड के साथ है वो, अनसाउंड माइंड इंसान के साथ उसने एग्रीमेंट कर दिया, वो भी गलत। अगर आपने किसी छोटे बच्चे के साथ एग्रीमेंट किया या फिर आपने किसी पागल आदमी के साथ एग्रीमेंट किया है, तीसरी चीज़, या फिर आपने फ्री कंसेंट नहीं है उसमें, आपने उसको डरा धमका के बोला है कि तू मेरी बाइक खरीद, वहाँ पे फ्री कंसेंट नहीं है, तो भी वो क्या होगा? वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा। चौथी चीज़, अगर वो लॉफुल ऑब्जेक्ट, देखो अब यहाँ तो मैंने एग्जाम्पल एक बाइक का लिया है कि ए को है बाइक बेचनी। अगर ए बी से बोलता कि मैं तुझे एक ऑफर देता, ये अब ऑफर यहाँ पे किसी इलीगल चीज़ का दे रहा है। अब यहाँ पे हम करें कि लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या होता है? हमेशा आखिरी की चीज़ होती है, मतलब कि उसे क्या मिलेगा। ए ने बोला कि मैं तुझे ड्रग्स दूंगा, तू मुझे 10,000 रुपए दे, तो अब बी ने दे भी दिया। अब चलो उसकी वो 18 साल से ऊपर भी था, वो साउंड माइंड, मतलब उसका दिमाग भी ठीक था, कंसेंट भी फ्री थी, लेकिन क्या वो एक लॉफुल ऑब्जेक्ट था? क्या ड्रग लॉफुल ऑब्जेक्ट है? आंसर है नहीं, क्योंकि इंडियन लॉ ड्रग को इलीगल ऑब्जेक्ट मानती है, तो यहाँ पे ये लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है, इस वजह से ये एक वॉइड एग्रीमेंट बन जाएगा। तो क्या क्या चीज़ें हैं? अगर किसी माइनर के साथ एग्रीमेंट हो, अगर किसी अनसाउंड माइंड वाले इंसान के साथ एग्रीमेंट हो, अगर फ्री कंसेंट नहीं हो, अगर लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं हो, या फिर लॉफुल कंसिडरेशन नहीं हो। कंसिडरेशन का मतलब मैंने आपको बताया था ना, कंसिडरेशन मतलब जब जब बी ने ए से कोई चीज़, बी ने ए से उसकी बाइक ली है, तो अब उसे कुछ रकम या फिर कोई चीज़ ए को देनी पड़ेगी जिसकी वैल्यू उस बाइक के बराबर हो। अब यहाँ पे बी क्या करता है ना, बी कहता है देख मेरे पास पैसे तो नहीं है लेकिन मेरे पास ड्रग्स हैं, तो बी जो है वो ए से कहता है
इस केस में क्या होता है कि बी ने ए की बाइक तो ले ली, लेकिन अब बी कहता है कि देख भाई मेरे पास पैसे नहीं है। अब यहाँ पे बी ने क्या किया है, बी ने बाइक ले ली है, लेकिन बी कहता है ए से मेरे पास पैसे तो नहीं है, मेरे पास मनी तो नहीं है तुझे देने के लिए, लेकिन मेरे पास ड्रग्स है, तो मैं तुझे ड्रग्स दे देता हूँ, तो उसके बदले मुझे बाइक दे दे। तो यहाँ पे भले ही ए उसको ले भी ले, तो ये लॉ की नज़रों में क्या है, एक वॉइड एग्रीमेंट है, क्योंकि आपको हमेशा लॉफुल कंसिडरेशन ही देना पड़ेगा। जैसे पैसे या कोई उस वैल्यू की चीज़, जैसे आपने स्कूटी दे दी, कुछ और चीज़ दे दी, आपने उसको वचन दे दिया कि मैं तुझे 2 महीने के बाद पैसे दूंगा, आपने उसको कुछ और चीज़ दी, लेकिन आपको वो जो चीज़ आप दोगे वो लॉफुल कंसिडरेशन ही होना चाहिए। तो अगर ये 5 चीज़ें आ रही हैं तो वो एक वॉइड एग्रीमेंट बन जाएगा। पर अगर आपने एक 18 साल से ऊपर इंसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो साउंड माइंड का, बिल्कुल सही माइंड का है, उसकी जो कंसेंट है वो भी फ्री है, आपने एक लॉफुल ऑब्जेक्ट रखा है, आपने बाइक एक लॉफुल ऑब्जेक्ट है और आपने उस बाइक के बदले उसको पैसा दिया, तो ये एक लॉफुल कंसिडरेशन है। अगर ये सारी चीजें हैं तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अब आप समझ गए कि एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए भी 2 रास्ते होते हैं। पहला, क्या वो एग्रीमेंट सही था? अगर वो एग्रीमेंट सही था, मतलब सही का मतलब क्या है कि उसमें ये सारी चीजें सही होनी चाहिए। क्या क्या चीज़ें सही होनी चाहिए उसमें? पहली चीज़ तो माइनर इंसान के साथ नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड के साथ नहीं होना चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। जब ये 5 चीज़ें बिल्कुल सही होंगी तभी हम कहेंगे कि वो क्या है, कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब यहाँ पे वो एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, ठीक है। अब जब आपने मतलब अब कॉन्ट्रैक्ट बन गया, अब तो आपको उसको बाइक बेचनी ही बेचनी है, तो फिर मैंने यहाँ पे ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्यों लिखा है और ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्यों लिखा है? देखो, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब तो होता है कि सीधे तरीके से कॉन्ट्रैक्ट मना हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा ही नहीं। अब आप कहोगे यार, ए ने बी को बाइक बेची, बी ने उसको पैसे दिए, मान लिया जाए 1 लाख रुपए दिए हैं, ठीक है, तो उसके बाद भी कैसे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हुआ? देखो, पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट वॉइड 2 ही ढंग से हो सकता है। पहली चीज़, जब ए की यहाँ पे डेथ हो जाएगी। अब जो इंसान बाइक बेच रहा था वो खुद ही मर गया, तो फिर आप उससे कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो? फिर तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। या फिर कल के दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक लॉ ले आएगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक लॉ ले आई और गवर्नमेंट ने बोला कि देखो अब से तुम लोग बाइक नहीं बेच सकते हो, अब से 2 व्हीलर नहीं बिकेगा। अब गवर्नमेंट लॉ ले आई, अब भैया बाइक बेच ही नहीं सकते हो क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट लॉ ले आई। अब ये 2 चीज़ें जो होंगी तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएंगी। अब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपकी 5 चीज़ें हैं। देखो, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मैंने आगे लिखा है, इसके लिए 5 चीज़ें। जब चीज़ कोअर्जन से करी हो, जब अनड्यू इन्फ्लुएंस हो, मतलब कि बाहर से कोई इंसान दबाव, आपको वही जैसे आपने दबाव डाल के उससे हाँ कराई है, या जब आपने फ्रॉड कर दिया, मतलब आपने बोला था बाइक बेचूंगा, ठीक है, उसको लगा कि आप उसको एक क्या बोलते हैं 80,000 की बाइक बेचोगे, उसको लगा कि आपने बोला कि चलो मैं तुझे होंडा की एक बाइक बेचूंगा, ठीक है, आपने उसको बेच दी, एक जो वो छोटे बच्चों की खेलने वाली बाइक आती है वो बेच दी, तो आपने उसका फ्रॉड कर दिया। मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? आपने बोला है कि मैं तुझे ऐसी बाइक बेचूंगा जो बिल्कुल ठीक है, अब आपने खुद उस बाइक को 1 साल से यूज़ किया ही नहीं है, आपने ए ने बी को बाइक बेची, ए ने बोला कि मेरी बाइक ना बिल्कुल ठीक है, उसकी कंडीशन भी बढ़िया, सब बढ़िया, लेकिन जैसे ही बी ने बाइक ली तो उसने देखा कि जो बाइक है उसकी कंडीशन बहुत बेकार है, और उसने ये देखा कि ये तो काम भी नहीं कर रही है ढंग से, इसका इंजन ऑयल भी खत्म है, सब कुछ बेकार है, तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन आएगा। मतलब कि उसमें ए को खुद ही नहीं पता था, ए ने कभी वो बाइक यूज नहीं की, ए को खुद ही नहीं पता था, ए ने बस बाइक बेच दी, तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन में आएगा। मिस रिप्रेजेंटेशन में आपका इंटेंशन बेकार नहीं होता है, लेकिन फ्रॉड में तो आप पूरी तरह से फ्रॉड हो, आपकी नेगेटिव थिंकिंग ही होती है उसमें। अब ए ने बी को बोला कि मैं बाइक बेच रहा हूँ, अब बी को लगा यार सही वाली बाइक बेच रहा होगा जिसमें वो लोगों को बिठा के ले जा सकता है, अब ए ने उसको खिलौने वाली बाइक बेच दी, इसमें तो ए का इंटेंशन ही बेकार है, तो फिर कहाँ वो 80,000 की बाइक, कहाँ वो 80 रुपये की बाइक बेच दी उसने उसे। तो ये और मिस्टेक भी होता है, मिस्टेक मतलब कि गलती से आपने गलती वाले जो वो आएंगी, मतलब चीज़ें आएंगी वो मिस्टेक में आएंगी। तो अभी हम इन सारी चीज़ों को हम आगे देखेंगे। तो यही चीज़ें जो आपके कॉन्ट्रैक्ट को एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगी। क्या क्या बनाएंगी? यहाँ पे 5 कंडीशन है। कोअर्जन, ठीक है, उसके अलावा अनड्यू इन्फ्लुएंस, उसके अलावा दूसरी चीज़ जो आएगी फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक, ठीक है। तो सही कॉन्ट्रैक्ट भी खराब कैसे बन सकता है? पूरी तरह से पूरा एंड कैसे होगा? या तो जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था उसकी डेथ हो गई, या फिर लॉ ही चेंज हो गया, या अब वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल का मतलब होता है हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अब उसको कोर्ट देखती है कि क्या वहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस था, अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस था तो ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट भी आगे जाके वॉइड और वॉइडेबल हो जाते हैं। अब देखो इसका ना एक एग्जाम्पल है, जैसे कि मान लिया जाए ए ने बी को बाइक बेची, हम एक ही एग्जांपल इस पे लेंगे, लेकिन अब हमें ये बताना है कि यार उसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस था कि नहीं था। तो अब इसमें बी को प्रूफ करना पड़ेगा कि ए ने जो है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस किया मेरे साथ। अगर बी उसको प्रूफ कर पाता है तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे वैलिड आएगा। लेकिन अगर बी प्रूव ही नहीं कर पाया कि वो एक अनड्यू इन्फ्लुएंस था, वहां पे पता चल गया कि बी के साथ कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं हुआ है, तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। तो ये है पूरी की पूरी कंडीशन ए के ऑफर देने से लेके कॉन्ट्रैक्ट बनने तक की। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट की स्टार्टिंग होगी। कहीं पे भी अगर कॉन्ट्रैक्ट वाला सवाल आए तो प्लीज़ ये वाला डायग्राम आप बना के आना, क्योंकि इसमें सब कुछ दिया हुआ है। अब आपको सेक्शंस, जैसे कि अगर आप सेक्शंस लिखोगे तो आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो अब सेक्शंस याद करने की भी इसमें ट्रिक है। देखो
कैसी ट्रिक है, वो ट्रिक कुछ ऐसी है कि बहुत ही ईजी है। सबसे पहले क्या हुआ है, आपको स्टोरी पता होनी चाहिए। एक स्टोरी चल रही है, ए ने बी को ऑफर दिया, तो सबसे पहले ऑफर दिया है तो सबके तो हमेशा 2 से स्टार्ट करना, क्योंकि 1 के अंदर जो है वो वन के अंदर जो है वो शॉर्ट ऐसे करके डेफिनेशन वगैरह नहीं, डेफिनेशन 2 के अंदर है। 1 के अंदर जो है सेक्शन अगर आप उठाओगे, इसका डायरेक्ट उठाओगे तो 1 के अंदर जो है वो हेडिंग वगैरह दी है, 2 के अंदर डेफिनेशन है। तो 2A सबसे पहले क्या हो रहा है, ऑफर दिया जा रहा है तो 2A लिखोगे, 2A के अंदर प्रपोजल है। फिर क्या हो रहा है, दूसरी चीज वो एक्सेप्ट कर रहा है तो 2B। फिर क्या कर रहा है वो, जब वो एक्सेप्ट कर दे रहा है तो वो एक प्रॉमिस बन जा रहा है। 2B के बाद पहले वो इनका नाम ए और बी था, लेकिन अब हम इनको बोलेंगे प्रॉमिसर और प्रॉमिसी, तो यहाँ पे अभी 2C हो जाएगा। तो 2A क्या है, ऑफर। देखो सबसे पहले 2A आएगा, फिर 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H, I और J, 10 है ये टोटल। तो सबसे पहले क्या हुआ है, ऑफर की डेफिनेशन 2A के अंदर है। फिर दूसरी चीज क्या हुई, एक्सेप्टेंस हुआ है, एक्सेप्टेंस हुआ है, ठीक है। 2C क्या लिखा है, प्रॉमिस और प्रॉमिसी, तो प्रॉमिस एंड प्रॉमिसी, P मैंने लिख दिया इसको। 2D जैसी प्रॉमिसर और प्रॉमिसी बन के अब आपको उसे कुछ लौटाना है, मतलब बाइक के बदले कुछ देना है, कुछ पैसा देना है, कुछ चीज़ देनी है। तो यहाँ पे 2D में क्या है, कंसिडरेशन है। जैसे ही आप पैसा दोगे तो वो एक एग्रीमेंट बन जाएगा। तो यहाँ पे 2E के अंदर क्या है, एग्रीमेंट। ये जो है ना 2A, 2B, 2C, ये बेयर एक्ट में के अंदर इनकी डेफिनेशन है। तो अगर क्वेश्चन अगर क्या आता है, एग्रीमेंट के ऊपर आता है, तो आप ऐसे करके 2E, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ कि एग्रीमेंट की डेफिनेशन 2E, आपको याद नहीं करना, आपको बस आपको एग्जाम में आपको लिख देना है, ये 2E के अंदर एग्रीमेंट डिफाइंड है, ठीक है। उसके बाद देखो एग्रीमेंट के बाद यहाँ पे 2F, ये रेसिप्रोकल प्रॉमिस है। इसमें क्या होता है, दोनों ही पार्टी एक दूसरे को प्रॉमिस देती है। ए कहती है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुझे बाइक दूंगा, बी कहता है मैं भी तुझे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुझे 80,000 रुपये दूंगा। तो ये एक रेसिप्रोकल प्रॉमिस है। देखो रेसिप्रोकल प्रॉमिस में ए और बी दोनों पार्टी दोनों एक दूसरे को क्या देती है, प्रॉमिस देती है। तभी तो आप इसको सेंटेंस देखो, रेसिप्रोकल मतलब कि एक ऐसे, रेसिप्रोकल क्या होता है, आमने सामने, प्रॉमिस, तो यहाँ प्रॉमिस के सामने ही प्रॉमिस है। ये होती है कंडीशन रेसिप्रोकल प्रॉमिस की। अब मैंने आपको वॉइड एग्रीमेंट बता दिया क्या होता है। इसके देखो एग्रीमेंट रेसिप्रोकल प्रॉमिस के बाद क्या है, वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट के बाद क्या है, कॉन्ट्रैक्ट। तो 2H के अंदर कॉन्ट्रैक्ट है, फिर आएगा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट 2I, फिर सबसे लास्ट में आएगा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें एक तरह से पूरी तरह से एंड हो जाएगा, ये कभी कॉन्ट्रैक्ट होगा ही नहीं। तो हमें हमेशा क्या करना होता है, कॉन्ट्रैक्ट तक आना होता है, हमें ये वॉइड और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आना होता है। क्यों, क्योंकि अगर मैं किसी को बाइक बेच रही हूँ तो मैं चाहूंगी कि हमेशा मेरा उसके साथ एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बने। मैं ये थोड़ा चाहूंगी कि मैं फ्रॉड के साथ काम करूँ और मैं उसको वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में ले आऊँ। यही सारी चीज़ें आपको देखनी है। तो ए और बी, ए ऑफर देगा, प्रपोजल देगा, बी उसे एक्सेप्ट करेगा, वो प्रॉमिस बनेगा, फिर ए जो है वो प्रॉमिसर बनेगा, बी जो है वो प्रॉमिसी बनेगा। फिर ये इसको कंसिडरेशन मतलब बाइक के बदले कुछ देगा या फिर ऑफर के बदले कुछ देगा। उसके बाद जब वो कंसिडरेशन ये एक्सेप्ट कर लेगा, वो एग्रीमेंट बनेगा। अब एक एग्रीमेंट को हमें एक वैलिड एग्रीमेंट बनाना है। वैलिड एग्रीमेंट के लिए क्या क्या टर्म है, वो 18 साल से ऊपर होना चाहिए, उसके अलावा वो साउंड माइंड का होना चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो अभी मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट बताया है, अब मैं इसके एसेंशियल पॉइंट बताऊंगी जो कि बहुत ही ईजी है। जो चीज़ें हमने ऊपर पढ़ी वही चीज़ आपको नीचे लिखनी है। देखो इन सबको हटाओ। अब ये जो चीज़ें हमने पढ़ी ऊपर ना, ये जो हमने स्टोरी पढ़ी अभी वो वाली पूरी, वो ये हम नीचे पढ़ेंगे। पहले हमने क्या पढ़ा, ए और बी 2 लोग होने चाहिए, तो एटलीस्ट 2 लोग तो मिनिमम होने ही चाहिए, मिनिमम होने ही चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए। पहला एसेंशियल, अगर क्वेश्चन आएगा एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लिखो, तो उसमें आपको ये 10 चीज़ें लिखनी है, बहुत ईजी है। जो अभी चार्ट पढ़ा, ए और बी थे ना, एटलीस्ट 2 लोग होने चाहिए। ए ऑफर करना चाहिए। हाँ, मैंने ऑफर क्यों लिखा है, आप उसको धमकी से नहीं बोलोगे, आप उसको ज़बरदस्ती नहीं बोलोगे, आप उसे प्यार से बोलोगे, यार मुझे मेरी बाइक बेचनी है, क्या तू लेगा। आप ये नहीं बोलोगे कि मैं अपनी बाइक बेच रहा हूँ और तू ज़बरदस्ती ले, नहीं। आपको एक ऑफर हमेशा एक रिस्पेक्टफुल वे में होता है। कैसे होता है, एक रिस्पेक्टफुल वे में होता है, क्योंकि आपको अपनी चीज़ बेचनी है तो आप रिस्पेक्टफुली बोलोगे। तीसरी चीज़, बी की एक्सेप्टेंस बहुत ही जरूरी है। बी ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, मैंने कहा ना, बी ने एक्सेप्ट नहीं किया तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बनेगा। तो तीसरा एसेंशियल क्या है, बी को उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। चौथा एसेंशियल क्या है, बी को कुछ कंसिडरेशन देना पड़ेगा, ठीक है। पांचवा एसेंशियल क्या है, एन एग्रीमेंट इज फ्रॉम, एक एग्रीमेंट बना होना चाहिए, और वो एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए, इट शुड बी अ वैलिड एग्रीमेंट। अब एक वैलिड एग्रीमेंट के लिए क्या है, एज 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, उसको साउंड माइंड का होना चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, एक लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। अब मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगी लीगल रिलेशनशिप क्या होता है। इसमें 2 केस हैं, बेलफोर्ड वर्सेस बेलफोर्ड और मैरिट वर्सेस मैरिट। कॉन्ट्रैक्ट शुड बी सर्टेन, देखो माइन्यूट डिटेल। अब आप उसको बाइक बेच रहे हो तो एक बाइक असली होनी चाहिए, आप उसको टॉय कार, खिलौने वाली कार नहीं, बाइक नहीं बेच सकते हो। आप उसको सर्टेन, आपको सही सही चीज़ें बतानी पड़ेंगी कि क्या बेच रहा हूँ। और ये एंड कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट आएगा, सी कॉन्ट्रैक्ट शुड नॉट बी वॉइड और वॉइडेबल। कॉन्ट्रैक्ट वॉइड और वॉइडेबल नहीं होना चाहिए। मैंने आपको पहले बताया था कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट मना हो जाता है जब किसी की, जब वो जो कॉन्ट्रैक्ट करा था उसकी डेथ हो गई, या फिर लॉ ही चेंज हो गया, या फिर कोअर्जन है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, फ्रॉड है, मिसरिप्रेजेंटेशन है, मिस्टेक है। अगर ये 5 चीज़ें आएंगी तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो ये है आपकी एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बहुत ही ईजी है। अगर आपको वो चार्ट जो मैंने बताया था ए बी वाला, अगर आपने वो बहुत ध्यान से पढ़ा है तो ये 10 एसेंशियल्स हैं, नहीं सॉरी 9 एसेंशियल्स हैं, ये आपको वहाँ लिखनी पड़ेंगी।